हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धिमा भटनागर और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी थी जो हम क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस किसका हिस्सा है? यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो फ्रांस में जो हो रहा था वो पूरे यूरोप में होगा, ऐसा है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था बाकी पूरे ऑल ओवर यूरोप में नेशनलिज्म लाने का, उसके बारे में हम बात करी थी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं इस यूनिट में कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसका इम्पैक्ट पड़ा थोड़ा बहुत कि यूरोप में भी लोगों के अंदर आया कि नहीं, एक सेंस ऑफ वो आई कलेक्टिव आइडेंटिटी की नहीं, हमें भी आज़ाद होना है। किससे? मोनार्की से। मोनार्की क्या है? रूल ऑफ द किंग। जो किंग चाहेगा, जो रूलर चाहेगा, हमें वो मानना पड़ेगा। अगर हमारी खुद से कोई अपनी विशेज़ है, कोई चॉइसेस हैं, तो वो उसके मोनार्की के अंदर दब के रह जाती हैं। तो लोगों ने कहा हमें मोनार्की को ख़त्म करना है, हमें डेमोक्रेसी लानी है या कोई और सिस्टम लाना है जो हमारे लिए काम करे, जो सामने जो लीडर है वो हमारा चुना हुआ हो और वो हमारे लिए काम करे। तो इसको बोलते हैं एक नेशनलिज्म आया लोगों के अंदर कि नहीं, हम सब एक हैं, तो हमारी इच्छाएं भी एक होनी चाहिए, हमारा लीडर भी एक होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। तो अब हम इस यूनिट पे पढ़ेंगे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट लाइन है, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर आर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। तो अगर देखो, अगर अब तुम यूरोप का मैप खोलोगे, एक तो मैं बात बताऊं कि जब भी कोई भी चैप्टर में पढ़ा रही हूँ ना, तो एक एटलस अपने साथ में रखा करो। जो हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो, तो मेनली हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, तो एटलस लेके रखा करो कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका एटलस में मैप खोल के रखा करो, बहुत ईजी लगेगा समझने में। तो अगर तुम यूरोप का मैप देखोगे तो उसमें तुम्हें कंट्रीज दिखेंगी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, होलैंड, पोलैंड और जर्मनी, ब्रिटेन। लेकिन उस टाइम पे ऐसे नेशन स्टेट्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? नेशनलिज्म से पहले की। उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करता था? उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स। इसमें ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं कंट्रीज़ के, जैसे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। मतलब इसमें बता रखा है कि 3 एग्जांपल दिए कंट्रीज़ के। जैसे तुम देखते हो, ये ऐसी कंट्रीज़ है जिनका नाम तुमने हमेशा सुना होगा, इसलिए उन्होंने उसका एग्जांपल लिया है। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, वो किंगडम्स में बटे हुए थे। किंगडम्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया ना, किंगडम्स मतलब राज्य, मैंने बताया मोनार्की थी उस टाइम पे, तो राज्य में बटे हुए थे कि वो ऐसे नहीं थे कि मतलब जर्मनी कहला गया, ऐसे नहीं था। किंगडम्स में मतलब सिचुएटेड थे, है ना। और डचीज़ एक तरह की कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में भी कुछ जगहें बटी हुई थी। कैंटोन्स का अगर मैं गूगल करोगे ना, तो बहुत अजीब सी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन आएगी। अगर मैं ईजी वे में समझाऊँ तो कैंटोन्स मतलब स्टेट्स। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में स्टेट्स है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो ये सब स्टेट्स है ना, उस टाइम पे भी जो मोनार्की के टाइम पे इन ऐसे स्टेट्स को, कि किंगडम है तो किंगडम के अंदर भी तो छोटे छोटे स्टेट्स होंगे, तो उनको कैंटोन्स कहा जाता था, ठीक है। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, मतलब उस टाइम पे रूलर्स का राज था और उनकी खुद की टेरिटरीज थी, ठीक है। समझ आया? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। अब देखो, इसमें ऐसा है कि आपका अगर तुम फ्रांस देखोगे तो उसमें मेनली फ्रेंच पीपल ही रहते हैं, ठीक है। आपका अगर तुम कौन सा लेना चाहोगे, अगर तुम आपका जर्मनी देखोगे तो उसमें जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। लेकिन उस टाइम के जो किंगडम्स होते थे ना, उसमें डाइवर्स लोग रहते थे। मतलब ये पूरा उस टाइम पे कुछ ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग रह रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, यहाँ पे कोई और लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, ऐसा था। तो वो डाइवर्स थे, वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, किसी का कुछ कल्चर था, कोई लैंग्वेज बोल रहा था, कोई किसी और एथिकल ग्रुप का था, ऐसे था, ठीक है। तो अब हमने अभी यूनिट पे क्या पढ़ा था? कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे लाई गई कि हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये कब लाया गया? नेशनलिज्म के टाइम पे। क्योंकि अभी जब तो किंगडम्स ऐसे थे ना, उसके बाद जो ये किंगडम था ना, मान के चलो ये एक पूरा किंगडम है, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग, यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग, जब ये नेशनलिज्म आया ना, उसके बाद जब किंगडम्स खत्म हो गए, जब मोनार्की खत्म हो गई, तो उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग देश बना लिए, नेशन स्टेट्स बना लिए। जो जर्मन स्पीकिंग थे उन्होंने अपना देश का नाम रखा जर्मनी, जो इटालियन स्पीकिंग थे उन्होंने रखा इटली, और यहाँ से फ्रांस एमर्ज हो गया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपने खुद के नेशन स्टेट्स बना लिए। उससे पहले ये सब एक साथ रहते थे, इनका डाइवर्स कल्चर था, डाइवर्स लैंग्वेजेस थी, ठीक है। लेकिन राजा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको बस रूल करना है, उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं था, ठीक है। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. उनकी खुद की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ना कोई कॉमन कल्चर था कि अगर यहाँ इधर कोई और कल्चर अपनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, ऐसे था, ठीक है।
Often they even spoke different languages and belong to different ethnic groups. तो मैंने वही बताया ना कि उनके different languages थी, different ethnic groups थे, ठीक है. The Habsburg Empire that ruled over one second इसको हाँ that ruled over Austria and Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. अब इसमें से एक एम्पायर मैंने बताया ना, मतलब राज्य, पूरा एक राज्य, तो उनमें से इन्होंने एक राज्य उठा लिया, हैब्सबर्ग एम्पायर. जैसे हमारे आता मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया समझाने के लिए कि कैसे उस टाइम पे जो नेशन स्टेट्स थे वो कैसे डिफाइन हो रखे थे. हैब्सबर्ग एम्पायर का इन लोगों ने एक एग्जाम्पल उठाया उसमें, जैसे और वो कौन सी कंट्रीज, आज की कंट्रीज जो बता रखी है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है. उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर में दो कंट्रीज जिनके नाम तुमने सुने होंगे, इसलिए उन्होंने वो एग्जाम्पल लिया कि उस टाइम पे ये दो कंट्रीज भी उस एम्पायर के अंदर थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है. मतलब पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. उन दो कंट्रीज, मतलब उस पूरे एम्पायर में भी अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. तो मैं तुम्हें एक सेकंड पहले ये लाइन बताऊं, फिर मैं तुम्हें मैप के हिसाब से समझाऊंगी. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडरलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. अब इसमें बात कही गई है कि इसमें और भी छोटे छोटे मतलब एल्पाइन रीजन, अब इसमें बता रखा है कि कौन कौन से रीजन्स पाए जाते थे उस हैब्सबर्ग एम्पायर में. देखो ये ऐसे समझने का, मैं मैप के उससे समझाती हूँ, रुको. देखो जो उसमें लाइन लिखी थी ना, ये जो हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात कर रहे थे, तो ये जो है ये उसका मैप है हैब्सबर्ग एम्पायर का. तो मैंने एक लाइन बोली थी ना पहले कि जो एम्पायर्स थे उसमें एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं रहते थे, जैसे अब रहते हैं यूरोप में. अगर देखोगे तो जो जर्मन स्पीकिंग है वो जर्मनी में रहते हैं, जो इटालियन स्पीकिंग है वो इटली में रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग फ्रांस में रहते हैं. बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उधर एम्पायर से और वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग एथनिकल ग्रुप्स वाले लोग रहते थे. अब जैसे जो उसमें लाइन थी कि जो बोहिमा और टायरोल और ऑस्ट्रिया और सुदरलैंड वाले थे वो जर्मन स्पीकिंग थे. वो वाला कौन सा रीजन है हैब्सबर्ग एम्पायर में, ये देखो, ये वो वाला रीजन है. देखो ये रहा बोहिमा, ठीक है, और ये वाला जो पूरा रीजन है ये वाला, ठीक है. और ये जर्मन स्पीकिंग क्यों थे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे साइड में जर्मनी लिखा है, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर के बिल्कुल साइड में उस टाइम पे जर्मनी था, ठीक है. मतलब एज अ नेशन स्टेट नहीं था, बट वहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग थे, इसलिए उसका नाम बाद में जाके जब वो नेशन स्टेट से एमर्ज हो तो उसका नाम जर्मनी रख दिया. तो अब जिस एरिया से अगर कोई नेबरिंग होता है ना, जैसे अगर तुम देख लो, अगर तुम हमारे बंगाल साइड जाओगे तो वो बांग्लादेश के बिल्कुल ही नेबरिंग में है ना, बिल्कुल ही लग के रख रखा है. तो वहाँ की जो लोगों की भाषा होगी वो होगी अपनी बंगाली, ठीक है. ऐसे ही अगर तुम कश्मीर चले जाओ तो उधर तुम्हें कश्मीरी झलक दिखेगी. अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न चले जाओ तो वहाँ के लोग भी जो उससे नेबरिंग कंट्री होगी ना, ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज होगी. इसलिए वहाँ ये वाले जो लोग थे इनकी जर्मन स्पीकिंग थी. फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा था कि जो लोम्बार्डी और वेनेटिया वाले लोग थे वो इटालियन स्पीकिंग थे. लोम्बार्डी और वेनेटिया कौन से, ये देखो ये रहा लोम्बार्डी और वेनेटिया वाले लोग, इनकी भाषा कौन सी थी, इटालियन स्पीकिंग, ये इटली बोलते थे. ये वाले जर्मन स्पीकिंग, ये इटालियन स्पीकिंग. फिर अगली लाइन थी कि जो हंगरी था, जो हंगरी जो बिल्कुल ही सेंट्रल में दिख रहा है, वो उसकी जो भाषा थी वो थी magyar. और ये और भी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है. जो लाइन पढ़ोगे अपने बुक खोल के रखना, तो उसमें जो हंगरी था और जो जो बीच में सेंट्रल में हंगरी था, उधर कौन सी भाषा बोलती थी, magyar लैंग्वेज बोली जाती थी, magyar, ठीक है. और वहाँ पे और भी लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती थी. फिर जो गलेशिया था, गलेशिया इधर लिखा नहीं है बट गलेशिया ये वाला एरिया है, ठीक है. उधर के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते थे. तो देख रहे हो कैसे कि एक एम्पायर के अंदर ही इतने सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे. तो कैसे किसी के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी, है ना, कैसे किसी के अंदर नेशनलिज्म आएगा, समझ आया. अब इसमें यही बता रखा है कि जो टायरल, ऑस्ट्रिया और सुदरलैंड वाले रीजन थे, जो एल्पाइन रीजन्स में जाना जाता था, वहाँ के लोग जर्मन स्पीकिंग थे, जैसे मैंने बताया. फिर जो लोम्बार्डी और वेनेटिया के लोग थे वो इटालियन स्पीकिंग थे. और जो हंगरी था, जो मैंने सेंट्रल में बताया था, वहाँ के लोग क्या बोलते थे, magyar भाषा बोलते थे. और जो बाकी के लोग थे वो बाकी के हाफ स्पोकन वेराइटी ऑफ डायलेक्ट, मतलब लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे. जो गलेशिया, जिसमें बताया मैंने नाम नहीं लिख रखा था बट मैंने आपको बता दिया था लोकेट करके कि वो ईस्ट में है, तो वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश, ठीक है. अब समझ आया. उसके अलावा भी बता रहे कि ये जो 3 डोमिनेंट ग्रुप थे, मैंने 3 डोमिनेंट ग्रुप के बारे में बताया ना, इसके अलावा भी वहाँ पे और भी क्या बोलते हैं ग्रुप्स रहते थे. वो कौन से ग्रुप्स थे, पीजेंट्स के ग्रुप्स थे. वो ऐसे भी ग्रुप्स रहा करते थे. वो कहाँ रहा करते थे, बोहिमस एंड सोलाव्स टू द नॉर्थ, सोलेवियंस इन कैरेनोला, क्रोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. अब मेरे मैप खोल के लोकेट करके बता दूँ कहाँ कहाँ पे कौन रहता था. तो देखो जो लाइन थी उसमें लिखा था कि जो बोहेमियंस और सोलाक्स था वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ में रहते थे, नॉर्थ ऑफ व्हाट, हैब्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ में रहते थे. और जो हमारे वो थे सोलिवियंस, वो कैरिनोला में रहते थे. देखो कैरिनोला इन द वेस्ट, जो सोलिवियंस थी वो कैरिनोला में रहते थे. क्रोट्स जो रहते थे वो रहते थे साउथ में, ये क्रोट्स रहते थे साउथ में. और जो हमारे रोमन्स थे, जो रोमन्स बचे वो रहते थे हमारे ईस्ट में, ठीक है, इन ट्रांसिल्वेनिया, ठीक है, ईस्ट में रहते थे वो. तो चारों मैंने बता दी, चारों डायरेक्शन में कैसे कैसे बट रखे थे अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है. ये ग्रुप्स थे, पीजेंट्स के ग्रुप्स थे जो अलग अलग डायरेक्शंस में रहते थे. तो भी अलग अलग ग्रुप्स थे तो इनकी अलग अलग एथनिसिटी होगी, अलग अलग इनका कल्चर होगा. तो देख रहे हो कैसे एक तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं एक ही एम्पायर में,
प्लस अलग अलग ग्रुप्स के लोग भी रह रहे हैं जिनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एथिनिटी है, ठीक है, कैसे रह रहे हैं। तो अब यही बात है ना कि इसलिए मोनार्की खत्म करनी जरूरी थी, क्योंकि लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आएगी अगर तुम लोग अलग हो गए। अगर मैं एक जगह इंडिया की बात नहीं करते, अगर मैं जर्मन और उस टाइम पे ऐसे था, जर्मन स्पीकिंग और इटालियन स्पीकिंग को साथ में ले आऊँ, उन दोनों को एक दूसरे की भाषा आती ही नहीं है, तो वो कैसे आपस में अपने आप को एक समझेंगे, है ना, वही बात है। देखो तो अब नेक्स्ट लाइन है, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनाइटी। मैंने वही लाइन कही कि अगर इतने डिफरेंसेस होंगे सोसाइटी के अंदर, इतनी डाइवर्सिटी होगी एक एम्पायर के अंदर, तो कैसे कोई आदमी अपने आप को एक समझेगा। अगर मैं एक जगह जर्मन स्पीकिंग रख दूँ, एक जगह इटालियन स्पीकिंग रख दूँ, तो उन दोनों को आपस में रख दूँ, उन दोनों को अपने दोनों एक दूसरे की लैंग्वेजेस के बारे में पता ही नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को एक कैसे समझेंगे, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, है ना, एक यूनिटी कैसे आएगी, वही बात है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। अब आप लोग सोचोगे तो ये लोग उसी टाइम अलग क्यों नहीं हो गए जब इनको दिख रहा था, नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनके अंदर एक लॉयल्टी थी, किसके प्रति, किंग के प्रति, एम्परर के प्रति, कि बस ये इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि इन लोगों के अंदर एक वो थी कि हाँ हाँ उस टाइम पे ना ऐसा एम्परर को भगवान माना जाता था, और अगर उसके कोई खिलाफ हो जाए ना तो वो ऐसा माना जाता था कि वो भगवान के खिलाफ हो गया, इसलिए इसलिए उस टाइम पे। लेकिन जब जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए, एनलाइटमेंट आई सोसाइटी के अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट आया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आया, तो लोगों को समझ आया नहीं ये भगवान नहीं हो सकता, जो कि हमारे लिए तो काम कर ही नहीं रहा है राजा, ये भगवान कैसे हो गया, है ना, तो हम पहले हैं, सिटीजन्स पहले हैं, ये तो हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब ये टाई जो था ना टूट गया, कि जो एक एम्परर ने एक जगह बना के रख रखी थी ना, डरा के रख रखा था, वो डर ही खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, तो फिर लोगों ने कहा नहीं यार, हम तो मतलब हम आपस में लड़के पहले यूनिटी लाएंगे इनको, और इनको बाहर फेंकेंगे यहाँ से, मोनार्की को खत्म करेंगे, वही बात है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब पहले समझो एरिस्टोक्रेसी क्या है और न्यू मिडिल क्लास क्या है। मिडिल क्लास तो सबको समझ आता है कि ना अमीर ज़्यादा ना गरीब ज़्यादा, कि अगर हम सब मिडिल क्लास हैं, ठीक है ना, हम इतने गरीब हैं कि हम खाना ही नहीं खा पा रहे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है हर रोज़, ना हम इतने अमीर हैं कि हम बिल्कुल ही बैठ के खा रहे हैं, कि हमें कुछ नहीं करना, हम बस खा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम ऐसे भी नहीं, हम मिडिल क्लास हैं। तो मिडिल क्लास आई कहाँ से, वर्ड मिडिल क्लास कहाँ से आया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और एरिस्टोक्रेसी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखो कि पहले ये समझो कि एरिस्टोक्रेसी क्या है। एरिस्टोक्रेसी के अंदर आते हैं किंग प्लस क्वीन प्लस उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स मतलब फैमिली मेंबर, कि एक तो हो गया राजा, एक रानी, और बाकी उनके चाचा ताऊ मौसी मौसा भतीजे, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो सारे आते हैं इस क्लास के अंदर, एरिस्टोक्रेटिक क्लास में, ठीक है। और ये उस टाइम की रूलिंग क्लास थी। रूलिंग क्लास कैसे, देखो मैंने बताया ना कि उस टाइम पे मोनार्की थी, रेस्ट ऑफ द यूरोप में, चलो फ्रांस ने तो वो कर ली थी, नेशनलिज्म उनके वहाँ हो गया था, बट रेस्ट ऑफ द यूरोप की बात होती, तो उस टाइम पे कौन सी डोमिनेंट क्लास थी, रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास कौन सी थी, मोनार्की, मोनार्की थी ना उस टाइम पे, तो ये जो थी ये थी डोमिनेंट क्लास। कौन सी, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन आता है, किंग क्वीन और प्लस उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव जितने भी हैं, ठीक है, तो ये उस टाइम की डोमिनेंट क्लास थी। इतना समझ आ गया। अब इन इस पूरे पैराग्राफ में उनकी फीचर्स बता रखे हैं उस क्लास की, किसकी क्लास की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास की। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट रीच अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। अब देखो इससे ऊपर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि कैसे अलग अलग जगह पे रीजनल डिफरेंसेस थे, कि कहीं पे कोई एथनिक ग्रुप है, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, प्लस एथनिसिटी में भी डिफरेंस था, कि यहाँ पे कोई और एथनिक कल्चर है, इधर कोई और, इधर कोई और, तो ऐसे था, है ना। लेकिन ये जो क्लास थी ना, ये इन चीज़ों में नहीं मानती थी कि अगर यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सब बिजनेसमैन ही थे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक बिजनेसमैन है प्लस यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, तो वो उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट रहता था विदाउट एनी रीजनल डिवीजन, ठीक है, मतलब वो लोग नहीं मानते थे इन चीज़ों में, क्योंकि देखो अमीर जो लोग होते हैं ना, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस को पहले रखते हैं, ना कि इन सारे डिफरेंसेस को। तो जो जो सिर्फ जो आम जनता थी ना, जो बिल्कुल ही लोअर क्लास थी, उन लोगों के बीच में ऐसा होता था कि चलो वो जर्मन बोल रहा है, ये फ्रेंच बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो बड़े लोग थे ना, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके बीच में कोई रीजनल डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो आपस में बातचीत रखते थे, कॉन्टेक्ट रखते थे, किस वजह से, अपने बिजनेस के रिलेटेड। दे ओन्ड ईस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। अब जब ये रूलिंग क्लास है प्लस डोमिनेंट क्लास है, तो ये अमीर तो होगी, मैंने बताया ना, ये अमीर लोग थे, है ना। तो ये जो लोग थे ना, इनके पास ईस्टेट से, ईस्टेट मतलब इनके पास जमीनें थी, कहाँ पे, कंट्री साइड, मतलब अगर ये कंट्री है ना, तो इसके जो बिल्कुल साइड वाले होते हैं उसको कंट्री साइड कहते हैं, कि जो बिल्कुल साइड का हिस्सा होता है, वहाँ पे इनके पास क्या थे, टाउन हाउसेज थे, बड़े बड़े जैसे घर होते हैं ना, टाउन हाउसेज उस टाइम पे बड़े बड़े हवेली टाइप के वो थे। ईस्टेट से जमीनें थी इनके पास, और ये इन जमीनों पे लोगों से काम कराते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे।
दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। देखो उस टाइम पे जो फ्रेंच थी ना वो बहुत फेमस हो गई थी, क्यों? क्योंकि सबसे पहले नेशनलिज्म फ्रांस में आया था, और तुम्हें पता है कि उधर से ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास आई थी, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें, है ना। तो एक जो फ्रेंच भाषा थी ना, इसको बहुत अच्छा माना जाता था, कि इसको बहुत हाई क्लास लैंग्वेज माना जाता था। तो ये अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातचीत करते थे ना, वो फ्रेंच में ही करते थे, ठीक है। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। टाइज ऑफ मैरिज क्या, कि अगर यहाँ पे एक बिजनेसमैन है प्लस यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, इसकी बेटी की और इसके बेटे की शादी करा दो। क्यों करा दो? इससे इनका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे पहले हमने नहीं पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 की शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, है ना, उनकी नेबरिंग कंट्री थी। तो वो क्यों करते थे? कि हमारी उनसे दोस्ती बढ़े, ठीक है, कि हमारे टाइज बढ़े, हमारे रिलेशंस बढ़े हो। तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो फैमिलीज जो थी ना, इन जो ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ज़्यादातर जो फैमिलीज कनेक्टेड थी ना, अभी मैंने ऊपर बताया कि इनके अंदर कोई रीजनल डिवीजन नहीं था, तो वो किस उस पे कनेक्टेड थी? मैरिज पे, शादी पे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अब ये हर बार होता है कि जो एक गरीब कास्ट होती है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, और जो अमीर है वो कम है। अगर मान के चलो 10% ही अमीर है, बाकी के 90% जो है वो गरीब है। तो ये जो इनकी जो पॉपुलेशन थी ना एरिस्टोक्रेटिक क्लास की, वो कम थी, 10% ही थी। बाकी सारे जो थे वो पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, उस टाइम की बात बता रही हूँ। अब भी ऐसा ही डिवीजन है, अब ये शायद 80% हो गया हो, ये 20 हो गया हो, या 70 हो गया हो, या 30 हो गया हो, बट हमेशा ऐसा होता है कि जो अमीरों की जो तादाद है वो कम होती है, क्योंकि अमीर कम है, गरीब ज़्यादा है, ठीक है। पुअर जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। अब देखो, ये जो हमने फीचर्स बता रहे किसके? एरिस्टोक्रेटिक क्लास के। अब हम बात करते हैं बाकी, जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ 10% ही अमीर थी और बाकी की जितनी भी 90% थी वो गरीब थी। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किससे कंप्राइज थी? वो थे पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब जो खेतों में काम करते थे, ठीक है। तो अब इसमें बता रखा है, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in Eastern and Central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। अब इसमें बता रखा है कि ये यूरोप का मैप है, यहाँ पे जो वेस्ट में थे, ठीक है, वेस्ट में बता रखा है कि जो लैंड था ना वो टेनेंट्स या स्मॉल फार्मर्स से ही ओन करते थे, कि मतलब कोई छोटे छोटे खेत वो होते हैं ना, छोटे किसान, उनके पास था लैंड, उनके पास कम लैंड था, बट वो अपने लैंड पे काम करते थे। जबकि उसके बिल्कुल ही अपोजिट में जो सेंट्रल यूरोप था, सेंट्रल प्लस ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, उसमें जो जितने भी लैंड्स थे ना वो सर्फ मतलब ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना उन्होंने ओन कर रखे थे, और वो वहाँ पे जबरदस्ती पीजेंट से काम कराते थे कम प्राइस में, जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम। तो उसके अंदर ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उन्होंने बड़े बड़े लैंड्स ले रखे थे, ठीक है। अब ये देखो, मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये मानो कि ये यूरोप का मैप, ओके, जस्ट मानो। तो ये वाला जो था, यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो छोटे फार्मर्स थे, छोटे लैंड था उनके पास, बट उनके पास खुद का लैंड था, वो उस पर खुद काम करते थे। जबकि अपोजिट में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी ना, इन्होंने लैंड ओन कर रखा था, ये जो राजा महाराजा थे, और यहाँ पे ये पीजेंट से काम करवाते थे और उनको कम सैलरी देते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। ये जो और जो एक्सप्लोर्ड होते थे उन पीजेंट को कहते थे सर्फ्स, और जो एरिस्टोक्रेसी थी उनको कहते थे लॉर्ड्स। ये मैं पहले भी बता चुकी, लॉर्ड्स एंड सर्फ्स, समझ आया? तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट, इन वेस्टर्न पार्ट्स, वन सेकेंड, in Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। अब बात करते हैं कि एक क्लास तो हमने बता दी एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेट की, कि ये हो गए अमीर वाले। एक हमने नीचे बता दी गरीबों की, जो पीजेंट्स की होती थी, ठीक है, जिनको हम पीजेंट्स, ठीक है, एक हो गए पीजेंट्स की, ये माइनॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी में थे। बट अब हमारा टॉपिक तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास है ना, तो ये न्यू मिडिल क्लास जो बीच की है वो कहाँ से आए? तो इसमें ये बता रखा है कि देखो, उस टाइम पे ना यूरोप में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल और क्या बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी ना, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जितना भी रेवोल्यूशन आया था वो कहाँ आया था? यूरोप में आया था। उस टाइम पे मशीन्स आने लग गई थी, कि अगर मेरे को एक टी शर्ट बनाने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर मैं हाथ से बनाती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मशीन आ गई तो उन 10 मिनट में मैंने 5 टी शर्ट्स बना ली। तो ये तो प्रोडक्टिव हो गया ना, कि एक टी शर्ट बनाने में मेरे को 10 मिनट लगते थे, बट जब मशीन्स आ गई तो मशीन ने वही टी शर्ट मेरे को 5 बना के दी 10 मिनट में, समझ आया? तो उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे ना, इन्होंने देखो, जिनके पास खुद के लैंड थे, जो मैंने बताया ना वेस्ट यूरोप में थे, जिनके पास खुद के लैंड थे, वो धीरे धीरे जाके उन्होंने अपना खेतों
पे अपने परिवार वालों को रखते थे कि चलो तुम काम करो, वो जाते थे फैक्ट्रीज़ में काम करने, ठीक है, कि उस टाइम पे मशीन्स आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो वो जाते थे फैक्ट्रीज़ में काम करने, ठीक है। फिर उन्होंने काम सीखा कि कैसे कैसे मशीन्स काम करती हैं, कैसे काम होता है, ठीक है, सीखा। फिर उन्होंने अपनी खुद की मशीन्स बनाई। वो पहले बहुत मतलब कंसिडरेबली स्मॉल थी और इतनी सही नहीं थी, इतनी एफिशिएंट नहीं थी, बट तब भी उन्होंने कोशिश करी। फिर ऐसे ऐसे कर धीरे धीरे करते उन्होंने अपनी खुद की मशीन्स बनाई, है ना। और वो उन्हीं जो कपड़ा, जो वहाँ से कपड़ा बनता था ना, उसको मार्केट में बेचते थे। कहाँ बेचते थे? मार्केट में, मतलब उसको ट्रेड करते थे, कपड़ा या कोई भी जो गुड्स बनती थी उसको ट्रेड करते थे। तो देखो, पहले वो फार्मर थे, अब एक तरह से वो ट्रेडर बन गए, ठीक है। वो एक तरह से एक स्टेप ऊपर चले गए। ऐसे करते 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 वो गरीबी से निकल के थोड़े से ना वो इतने गरीब बन गए, पहले तो गरीब ही थे ना वो, पर अब ये हुआ कि वो अमीर तो नहीं बने, लेकिन वो मिडल में आ गए कि अब उनकी ज़रूरतें अच्छी खासी पूरी हो रही थी, प्लस उनके पास पैसा बच भी जाता था, क्योंकि पहले उनके पास जो फार्मिंग करके इतना पैसा नहीं आता था। समझ आया? कि आप ये बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप की, इस ये जो वेस्टर्न पार्ट था और ये सेंट्रल यूरोप में था, यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब एक बात बताओ, पहले वो टाउन्स और ज़्यादा टाउन्स बनने लगे, टाउन्स में ही तो इंडस्ट्रीज बनेंगी ना, तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स। ये कौन थे? किन लोगों ने टाउन्स बसाए? किसने बचाया? यही जो मिडिल क्लास थी, वो अमीर हुए, उन्होंने और घर बनाए। पहले झोपड़ियों में रहते थे, अब टाउन्स में बड़े बड़े पक्के घर बनाए, परमानेंट घर बनाए। एंड द एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एक्सिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। कमर्शियल क्लास कौन से होते हैं? वो क्लास जो अपना जिनका एक्सिस्टेंस इस पे बेस होता है कि बेचने और ख़रीदने में, कि वो खरीदते थे यहाँ से फैक्ट्री से सामान, ठीक है, और वहाँ पे बेचते थे मार्केट में। तो उनका जो एक्सिस्टेंस था वो किस पे बेस था? प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। कैसे? कि देखो, अगर मार्केट ही अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगी, अगर मार्केट ही बंद हो गई, अगर मशीन्स वगैरह बंद हो गई और ये सब ये बंद हो गई, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, है ना। उनकी रोजी रोटी तो अब यहीं पर है, चूँकि अब उन्होंने फार्मिंग एक तरह से धीरे धीरे करके पूरी छोड़ दी थी। अब वो पूरा जो उनका जो पूरा जो प्रोफेशन था ना, वो इस पर आ गया था, एज अ ट्रेडिंग और एज अ मर्चेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German state it occurred only during the 19th century. देखो, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी वो इंग्लैंड में आई थी। बता देना, वो सबसे पहली जो इंजन कार थी वो भी इंग्लैंड में ही बनी थी। तो सबसे पहला जो आया था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो इंग्लैंड में आया था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी क्या हो गया? 1700 के और 1800 के बीच का जो टाइम है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का टाइम है उसको कहेंगे। प्लस सेकेंड हाफ मतलब 1750 के बाद, 1750 के बाद के टाइम की बात हो रही है। कब आया था? 1750 के पीरियड के बाद आया था इंग्लैंड में, ठीक है। बट फ्रांस और पार्ट्स ऑफ द जर्मन में आया था 19th सेंचुरी के बाद, मतलब 18,000 और 19,000 के पीरियड के बीच में। इतना समझ आया? नाउ in its wake new social groups came into being, a working class population, a middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. अब इसमें बता रखा है कि ये जो न्यू सोशल ग्रुप था, जो न्यू मिडिल क्लास थी, वो क्या बनी? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनी। पहले कभी जैसे पीजेंट्स थे, उनका कभी कभी बिकता था, कभी नहीं बिकता। अब ये वर्किंग क्लास में आ गए कि अब ये काम करने लगा। अब ये जो मिडिल क्लास है ना, ये और बढ़ गए। इस टाइम में मैं बता रही हूँ, जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? मिडिल क्लास की है। हम सब मिडिल क्लास है, हम सब काम कर रहे हैं, हम वर्किंग क्लास कहलाते हैं, हम एम्प्लॉयड हैं। पहले हम एम्प्लॉयड नहीं थे, पहले हम खुद के खेतों पर काम करते थे, अब हम एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, जो कि खुद की फैक्ट्रीज खोलने लग गए, है ना। बिजनेसमैन बनता है ना, कि ट्रेडिंग करते थे, मर्चेंट ट्रेडिंग, मर्चेंटाइज, ठीक है। प्रोफेशनल्स मतलब कि अब ये खुद का काम ही करते थे, मतलब प्रोफेशनल, मतलब उस फील्ड में प्रोफेशनलिज्म आ गया इनके अंदर। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब इस लाइन में बता रखा है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था ना, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम थी। क्यों थी? अभी मैंने पीछे बताया ना कि जो ये वाली थी वेस्टर्न यूरोप, इस वाला साइड वाला, इसमें यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनके पास खुद की ज़मीन थी, वो खुद काम करते थे उस पर। पर जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था, वहाँ पे कौन काम करवाता था इनसे? एरिस्टोक्रेटिक क्लास के पास लैंड्स होता था, वो इनसे काम करवाते थे। तो अब यहाँ के लोगों के पास तो फ्रीडम है, वो जब चाहें अपने लैंड को छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं ना। लैंड तो उनका खुद का ही था, छोटा था लेकिन तब भी खुद का ही था ना। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ से वो ऐसे नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। कौन कराता था? एरिस्टोक्रेटिक क्लास उनसे काम कराती थी, है ना। तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम थी, कुछ निकल के आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, यही बात है। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब पहले ये लाइन को समझो क्या लिखा है? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास,
ये मिडिल क्लास की बात हो रही है, प्लस एजुकेटेड, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम खुद को एजुकेट कर सकते हो। ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि जो न्यू मिडिल क्लास थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट ईस्ट स्टेट था, सेकंड ईस्ट स्टेट और थर्ड ईस्ट स्टेट था, थर्ड ईस्ट स्टेट जो पीजेंट्स वाला था, उससे निकल कर एक मिडिल क्लास आई थी। वो एजुकेटेड थी, उसके आइडियाज़ थे, उसके खुद की मतलब पहचान थी। तो पैसा आया तभी तो पहचान आई ना। प्लस लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ये फ्री थे, ये किसी भी बंदिश से फ्री थे, ठीक है। अब इनके पास खुद की सोच थी, क्योंकि पहले बंद के रह रखे थे, अब ये फ्री हैं, अब ये अपनी, अब इनके खुद की कोई सोच है, समझ आया? दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब देखो, अब इनकी जो, अब इनके अंदर आ गया एक यूनिटी। ये जितने भी बिजनेसमैन की क्लास थी ना, इनके अंदर आ गई यूनिटी। इनको समझ आया कि भाई जब देखो, अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तुम्हारी खुद की सोच हो जाती है। तो इनको समझ आया कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो मैंने बताया ना, रूलिंग क्लास, डोमिनेंट क्लास, राजा महाराजा की फैमिली वाली, वो पूरी जो क्लास थी, अभी जो मैंने इससे पिछले वाले पैराग्राफ में बताया था, तो उनको कैसे प्रिविलेजेस मिल रखे। प्रिविलेजेस मतलब क्या, कि वो अमीर उठी, वो पहले से बचपन से ही अमीर थे, ठीक है, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ये अपनी मेहनत से इतने आगे पहुंचे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनको कोई प्रिविलेज मिल रखी थी, फ्री का पैसा है, खुद कुछ नहीं करना, बस बैठे हुए हैं। लेकिन उसी जगह जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, उनको ना देखो वैसे भी वो अमीर है, लेकिन तब भी उनको टैक्स नहीं देना, टैक्स गरीबों को देना है। देखो कितनी गलत बात है। तो उन्होंने कहा इस प्रिविलेजेस को हटाओ, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। हम मतलब हम जब उनके अंदर फ्रीडम है, उनके पास लिबरल आइडियाज़ आए ना, तो उन्होंने कहा इसको हटाओ। तो इसमें इसमें एक तरह से नेशनलिज्म आया कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है इसको हटाओ, मोनार्की को हटाओ। अब नेक्स्ट में है, तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये जो दो वर्ड से बना है, ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, क्या इंटरप्रेट करना चाह रहा है। तो पहले इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। पहले हम समझते हैं कि लिबरल का मतलब क्या है। लिबरल का मतलब अभी ऊपर पढ़ के आया ना, क्या मतलब है? फ्रीडम। फ्रीडम किस सेंस में? फ्रीडम किस सेंस में? फ्रीडम देखो किस सेंस में मैं ऐसे बता रही हूँ। देखो फ्रीडम हमने ऊपर मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा ना, कि मिडिल क्लास का एक्सिस्टेंस किसके बेस पे था? प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट कैसे? कि अगर मार्केट में कपड़ा बनेगा ही नहीं तो वो आगे जाके उसको ट्रेड कैसे करेंगे, उसको आगे बेचेंगे कैसे? तो अब आप सोचोगे कि रोक कौन रहा है, बेचो, है ना। तो बट नहीं, उस टाइम पे जब मोनार्की थी, कौन सी डोमिनेंट क्लास थी? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, है ना। एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, मोनार्की थी, रूलिंग क्लास थी वो हमारी। तो जो राजा लोग थे वो हर चीज़ पे कंट्रोल रखते थे। पढ़ा ना, अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही पढ़ा, अभी इससे पहले हमने जो फर्स्ट यूनिट थी जिसकी यूरोप नेशनलिज्म, उसमें भी पढ़ा कि वो सब कुछ संभालते, उससे सबका कंट्रोल था, किसका? राजा का। कि वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी कंट्रोल है, कैसे? कि इसको राइट्स मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। जैसे मैन को राइट्स है, वुमेन को राइट्स थे ही नहीं उस टाइम पे, है ना। मैन में भी ये था कि जो बिल्कुल ही ऊंची जात के मैन है उनको राइट्स है, जो नीची जात के उनको राइट्स नहीं है, ठीक है। ऐसे और है। प्रिविलेजेस में देख लिया जाए कि जो प्रिविलेजेस कैसे, कि जो हमारे थर्ड स्टेट वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग, उन्हीं को टैक्स भरना है। लेकिन जो असल में अमीर है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो राजा की फैमिली वगैरह हो गई, उनको टैक्स नहीं भरना। इकोनॉमिक स्फेयर में कैसे, कि जो राजा था वो मार्केट कंट्रोल करके रखता था, कितना पैसा कहाँ जाना है, कौन कितना ट्रेड कर सकता है, कितना प्रोडक्शन होगा, उसमें कितना कंजप्शन होगा, कितना हमारे में आएगा, कितना पब्लिक में जाएगा, सब राजा के कंट्रोल में था। और सोशल और कल्चरल स्फेयर में अब तुम सोचो कि सोशली कैसे, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना ये भी डिसाइड होता था कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, ठीक है। ये कैसे, कि देखो जो नीचे जाति के लोग हैं उनको कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा बिहेव करना है, कितनी बात करनी है, वो कहाँ जा सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, कुछ ऐसे एरियाज होते थे जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। तो देखो सोशली भी राजा ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो लिबरल मतलब फ्रीडम इस सेंस में बताई गई है कि जो मिडिल क्लास है, जो ऊपर हम लोग एमर्जिंग मिडिल क्लास जिसकी बात कर रहे हैं, वो लिबरल कैसे कह रहे हैं, वो फ्रीडम कहाँ चाह रहे हैं कि पहले तो आप इकोनॉमिक स्फेयर में फ्रीडम करो, हमें मार्केट खुली छोड़ दो। खुली कैसे, क्या पहले का जेल में बंद थी? नहीं, वैसे खुली नहीं, मतलब आप अपना कंट्रोल हटा दो, किंग का कंट्रोल हटा दो, ठीक है। हम अपने हिसाब से कितना पैसा देना है, कितना ट्रेड करना है, कितना कंजप्शन है, हम अपने आप से देख लेंगे। क्योंकि देखो अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसको तुम बिल्कुल ही ऐसे बांध के रख रहे हो कि ऐसे तुम खाओगे, इस टाइम पे खाओगे, इस टाइम पे ये करोगे, तो वो अपने आप से कैसे सोच सकता है? उसकी खुद की जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करेगा? क्योंकि उसका पूरा एक रूटीन बन रखा है एक तरह से, है ना, कि आप बस इतना ही कर सकते हो, आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन तो अब इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा ये हटाओ, कि ये सब कुछ हटाओ, और हमें अपने हिसाब से जीने दो, हम अपने हिसाब से देखेंगे। इसको कहते हैं लिबरलिज्म, ठीक है। अब इसमें आता है नेशनलिज्म का क्या मतलब है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि एक जैसे इंडिया है तो मैं एक नेशनलिस्ट फील करती हूँ कि मेरे लिए इंडिया के प्रति प्यार है। नेशनलिज्म यूनिटी को दर्शा रहा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक है, हम सबको एक साथ नेशन के प्रति जुड़ना है, ठीक है। तो अब इसमें ये बात करी गई है। अब इन दोनों को वर्ड्स को मिला देंगे तो देखो, अगर हम फ्रीडम होंगे, फ्रीडम किससे चाहिए हमें? जो जितनी भी इकोनॉमिक फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो किससे चाहिए हमें? मेन किससे लड़ाई हमारी? मोनार्की से,
तो जब हम इससे फ्री हो जाएंगे, हम लिबरल बन जाएंगे, तब जाके एक नेशनलिज्म आएगा कि सब लोग अब एक हो जाएंगे, सब लोग एक होकर मोनार्की को हटा देंगे और हम एज अ नेशन स्टेट एमर्ज होंगे। तो अब इन पूरे 2 वर्ड्स का मतलब हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। अब जैसे मैंने बताया ना कि नेशनल यूनिटी, कि हम सब एक हैं, ये पूरा यूरोप है, इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, सब। तो इन सब ने कहा कि जब फ्रांस में नेशनलिज्म की वो शुरुआत हुई थी ना, तो बाकी सब ने भी अपने अपने उसमें कहा कि हाँ यार, ये तो सही बात है कि जब हम सब एक हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है, हम राजा को भी अपने अंडर ले लेते हैं, कि राजा कहता है ना कि हम सब एक है, हम सब एक है। तो भाई एक बात बताओ, अगर हम सब एक हैं तो ये इनइक्वालिटी क्यों? तुम टैक्स नहीं भर रहे, हम भर रहे, ऐसा क्यों, है ना? अगर यहाँ पे बात हो रही है एक होने की, तो हम सब इक्वल हो जाएंगे कि ना तुम्हें ऐसा प्रिविलेजेस मिले, अगर तुम्हें मिल भी रहे प्रिविलेजेस तो हमें प्रिविलेजेस दो ना, हम भी नहीं भरेंगे टैक्स, ठीक है। तो उसमें बात बताइए। तो यहाँ से लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो फ्रांस में उसका क्या मोटिव था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। तो वहाँ से ये लिबर्टी जो वर्ड था वो शुरू हुआ था, फ्रीडम, हर चीज़ में फ्रीडम, मुझे अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लेटिन रूट लिबरल। अब ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ना, ये लेटिन वर्ड है, ये लेटिन शब्द से आया है, जिसका जो पहले शब्द था उसका नाम था लिबर, ठीक है, लिबर, ठीक है। उसका जो मतलब था वो था फ्री मतलब हर चीज़ में छूट दो, फ्री करो, ठीक है। हम तुम्हारे कोई वो नहीं है कि स्लेव नहीं है कि तुम हमसे काम करवा रहे हो ज़बरदस्ती, और हमें टैक्स भी हमें ही देना है, ठीक है, तुम तो टैक्स दे भी नहीं रहे, हमें फ्री करो। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। देखो जो मिडिल क्लास थी ना, अभी मिडिल क्लास की बात करें कि उनका मतलब, क्योंकि अब देखो जो पीजेंट्स थी वो तो गरीब ही रह गए, है ना। जब वो गरीब रह गए तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वो खाने के पैसे नहीं थे, एजुकेशन कहाँ से देते, ठीक है। और जो अमीर थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वो तो हम पे डोमिनेट ही कर रही थी ना, है ना, वो तो डोमिनेट ही कर रही थी। बट इन दोनों के बीच से निकल के आया एक मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास है एजुकेटेड था वो। तो जब वो एजुकेटेड था तो उसको समझ आया भाई नहीं, जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो गलत है। तो वो था एक एनलाइटेंड मैन, ठीक है, वो था एनलाइटेंड, समझ आया। तो अब इसलिए उसी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये सब उसी ने ही कहा है, मतलब एक मिडिल क्लास है, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक आदमी है, एक इंसान है, उसकी फ्रीडम की बात करी गई है, प्लस इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब हम कह रहे हैं कि सब लॉ के आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब लॉ के लिए इक्वल है। कि अगर मैं एक गरीब हूँ या तुम अमीर हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम वो लैंग्वेज बोलते हो, तुम्हारा वो एथिकल ग्रुप है, फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब इक्वल हैं। इसमें इन लोगों ने किसको टॉन्ट कर एक तरह से समझो कि इन लोगों ने वो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना, उनको कहा है, उनको पॉइंट आउट करा है कि भाई जब हम ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब तुम्हें वो प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, जो तुम्हारी प्रिविलेजेस हैं उनको हटाओ, जो तुम्हें बचपन से मिल रखी हैं। जब हम भी तो मेहनत करके ऊपर आए हैं ना, हम मिडिल क्लास बने, तो प्रिविलेजेस हटाओ, हम सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। सिंस द नहीं, 1 सेकेंड, हाँ, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब देखो जो लिबरलिज्म है ना वो 2 में डिवाइडेड है। 1 सेकेंड, जो लिबरलिज्म है ना वो 2 में डिवाइड करते हैं। एक तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल, प्लीज़ मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, एंड इकोनॉमिक कैसे, देखो पॉलिटिकल में आ गया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में आ गया। देखो लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, तो पॉलिटिकली कैसे फ्रीडम होगी, समझाया ना। पॉलिटिकली में कैसी फ्रीडम होगी कि जो तुम लोगों को प्रिविलेजेस मिल रखे हैं, टैक्स नहीं दे सकते तुम, तो उसमें हमें फ्रीडम दो, ठीक है, और हमें वोटिंग के अधिकार दो, ठीक है। इकोनॉमिकली मार्केट में आ जाता है कि इकोनॉमिकली मार्केट को फ्री करो, अपना जो हाथ है ना, कंट्रोल है, उसको हटाओ, हम अपने हिसाब से अपनी मार्केट को संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकली मतलब देखते हैं लिबरलिज्म का। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब इन लोगों ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, उस टाइम पे तो गवर्नमेंट थी नहीं, उस टाइम पे तो मोनार्की थी, तो उन लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट लाया, गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया कि जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे कंसेंट से बननी चाहिए, कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको हम एक तरह से हम उसको अधिकार देते हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। इसमें किसकी बात होती है, डेमोक्रेसी, कि हम वो लीडर चुनेंगे, हम वो सरकार चुनेंगे जो हमारे हित में काम करे, है ना। मैं पहले से ही बात बोलती आई हूँ कि जो हमारे वेलफेयर में काम करे उस गवर्नमेंट की, बाय कंसेंट मतलब हमारी इच्छा से काम करे। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. देखो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो लिबरलिज्म था उसने किसकी, ऑटोक्रेसी मतलब मोनार्की के जो एंड था ना उसकी बात करी गई है, कि जो उनको प्रिविलेजेस मिल रखी है ना उसके बारे में, उसके एंड की बात करी गई है ना। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जो उन्होंने बना भी लिया था, जो नेशनल असेंबली नहीं बनी थी, अगर 9th क्लास में पढ़ा है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनल असेंबली बनी थी, है ना। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई थी जिसको तुम
अपने हिस्से से चुन सकते हो, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस में ही ये सब आया था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो हम खुद चुने, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये सब कब कब से शुरू हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्टेट द इनवॉलेटिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब लिबरल्स किसकी बात करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी की। प्राइवेट मतलब पब्लिक होता है जो गवर्नमेंट के अंडर हो। ये जितनी भी हॉस्पिटल्स हो गए और अपने जो जो इम्पोर्टेंट फायर स्टेशंस हो गए, कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और एजुकेशन जैसे सरकारी बोलते हैं ना, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज, वो सब आ गया पब्लिक में। प्राइवेट होता है कि जो हम ओन करते हैं। अगर हमारे पापा का कोई ऑफिस है तो वो हम ओन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो वो हम ओन करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, ऐसे समझ आया। तो जो लिबरल्स है ना, उन्होंने बात करी प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो चीज़ें थी वो पब्लिक थी, कि सब कुछ जो था ना वो राजा के हाथ में होता था। तो हम इन्होंने बात करी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, हमें अपनी प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि अगर हमारी है भी तो राजा छीन लेता था। बात मैंने बताया ना कि सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पे उन्हीं के लैंड पे, मतलब लैंड दे दिए जाते थे राजा से, और वहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता था। लॉर्ड और सर्फ वाला बताया था मैंने, सर्फडम वाला सिस्टम, काम करवाया जाता था। तो उन्होंने कहा हटाओ यार, हमें हमारा एक लैंड दो और हम उस पर अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें क्या उगाना है। उस टाइम पे राजा ही डिसाइड करता था कि आप ये वाली खेती करो, आप ये प्लांट उगाओ, आप ये क्रॉप उगाओ, है ना। तो उन्होंने कहा भाई हटाओ, हम अपने हिसाब से करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एम्फसाइज दिया। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. बट अब यहाँ पे आ गई एक दिक्कत। ये बोल तो रहे हैं लिबरल्स की इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट इक्वालिटी नहीं थी। कैसे नहीं थी? देखो, इस टाइम पे जब था ना 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे सिर्फ जो यूनिवर्सल सफरेज मतलब वोटिंग का अधिकार, वो सिर्फ किसको था? सिर्फ मेन को था, वुमेंस को नहीं था। वुमेंस में बहुत बाद आके 1946 में जाके फ्रांस में सबसे पहले वुमेंस को अधिकार मिला था, ठीक है। तो उसमें ये बात करी गई कि ये बात तो कर रहे हैं कि हाँ भाई इक्वालिटी, सबको इक्वल होना चाहिए, बट नहीं, ये वोटिंग में अधिकार ना सिर्फ मेन को ही होता था। और फ्रांस में तो एक टाइम को ये भी था, अगर पढ़ के आए हो, कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, उसमें भी एक्टिव जो सिटीजन थे वही वोट कर सकते थे, पैसिव वाले नहीं कर सकते थे। जब मोनार्की हट गई थी ना, उसके बाद की बात बता रहे हो, कि एक्टिव जब एक्टिव सिटीजन्स में आते थे वो मैन, वुमेन की तो बात हो ही नहीं रही, वो मैन जो एक लेबर के 3 दिन का जितना टैक्स है, मतलब जो अमीर है ना, वही वोट दे सकते थे। तो तो इसी में इसमें बता रखा है कि ये जो यूनिवर्सल सफरेज है उसमें ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ना, ये नहीं माना जाता था। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. ये मैंने यही लंबाई बताई कि जब जिसमें सबसे पहले ये बात आई थी लिबरलिज्म की और इक्वालिटी की, ये सब जो लॉ, जो आइडियोलॉजीज आई थी, सबसे पहले फ्रांस में आई थी, है ना। तो पर इसमें सिर्फ वही लोग अधिकार, देखो इसमें मेन लिखा है ना कि वुमेन, वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है। वो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं, जो अमीर हो, उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, तो वही वोट दे सकते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, वुमेन को तो थे ही नहीं, वुमेन का तो कोई रोल था ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन जो मैन थे ना, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको भी नहीं थे। समझ आया? तो ये एक तरह का हाइपोक्रेसी चल रही है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स एंड ऑल अडल्ट मिल्स इंजॉय सफरेज। लेकिन जब उस पर जैकोबिन गवर्नमेंट आई, जैकोबिन गवर्नमेंट कौन थी? थर्ड ईस्ट स्टेट ने बनाई थी। जब नेशनल असेंबली गिर गई थी ना, नेशनल असेंबली गिर गई थी, उसके बाद आई थी जैकोबिन गवर्नमेंट। ये थर्ड ईस्ट स्टेट, मतलब ये गरीबों ने बनाई थी, और उस टाइम पे ये रूलिंग क्लास बन गई थी। फ्रांस अगर नहीं पढ़ के आए फ्रेंच का, तो मैं ऊपर से एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ कि सबसे पहले तो देखो मोनार्की थी, ठीक है। मोनार्की हटी, नेशनल असेंबली आई, ठीक है। मोनार्की हटी, नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स ने, मतलब अमीरों की ही थी वो, थर्ड स्टेट वाले जो गरीब थे उनकी नहीं थी। तो उन्होंने बनाई, तो उन्होंने अधिकार सिर्फ उन्हीं मैन को दिए, वुमेन को नहीं, मैन को दिए जो अमीर थे, वही वोट दे सकते थे रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ठीक है। बट फिर जब ये सरकार गिर गई तो बनी जैकोबिन वाली, जैकोबिन गवर्नमेंट आई। जैकोबिन गवर्नमेंट किसने बनाई थी? थर्ड स्टेट वालों ने, मतलब गरीबों की थी। तो इन लोगों ने क्या करा था? इन लोगों ने सारे जितने भी अडल्ट मेल्स थे, कोई वो अमीर हो या गरीब, सबको वोटिंग राइट्स दे दिए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम पर इनकी गवर्नमेंट भी गिर गई थी, लेकिन वुमेन्स को तब भी अधिकार नहीं मिला। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. लेकिन जब नेपोलियन आया, ठीक है, नेपोलियन जब आया ना, तो नेपोलियन ने कुछ टाइम तक के लिए जो वुमेन्स थे ना, उनको कुछ टाइम तक के लिए उन्होंने अधिकार दिया था,
किसका, वोटिंग का अधिकार। और उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन्स है ना, उनको अपने पापा और अपने हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी हो सकती है। उस टाइम पे उनको प्रॉपर्टी का भी राइट्स नहीं था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हक मांग सके। अब था कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर और अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी मांग सकते हैं। थ्रू आउट द 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। तो 19 पूरा जो ये 19th सेंचुरी था और जो 20th सेंचुरी था, इसमें कभी मिल रहे थे इनको राइट्स, कभी हट जा रहे थे। ये गवर्नमेंट की बात है, जब कोई गवर्नमेंट आती थी तो इनके राइट्स हटा देती थी। तो ये पूरी जितनी भी सेंचुरी चली ना अपनी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, इसमें जितने भी वुमेन थी और नॉन प्रॉपर्टी मैन, जो गरीब मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, वो प्रोटेस्ट करते थे, अपोज करते थे, ठीक है, मूवमेंट्स चलाते थे, किस लिए, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल मिले। ये तो हो गए पॉलिटिकल राइट्स की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक राइट्स की। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या मतलब है लिबरलिज्म का? इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट। मैंने बताया ना ऊपर कि फ्रीडम ऑफ मार्केट क्या है, कि मार्केट्स को फ्री करो, सब इंडिविजुअल के हाथ में मार्केट का कंट्रोल दो, गवर्नमेंट जो राजा है उसके कंट्रोल से हटाओ, फ्री करो मार्केट्स को। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। स्टेट इम्पोज किया, उस टाइम पे स्टेट कौन था, मतलब किंग ही था, किंग के आदमी था सब कुछ, तो वो कुछ ना रेस्ट्रिक्शंस लगा लेता था मूवमेंट ऑफ गुड्स में, कि मतलब तुम अगर ये एरिया है तो यहाँ से यहाँ तक तुम ये सामान नहीं ले जा सकते, कोई भी सामान हो, कोई भी गुड्स हो, अगर लेके जाना तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। वो अपने आप से इंसान काम कर ही नहीं सकता था, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लासेज। तो 19th सेंचुरी में ना जो मिडिल क्लास थी उनकी बहुत, मतलब देखो उनका जो एक्सिस्टेंस था वो किस पे था, मार्केट पे बेस्ड था। पॉलिटिकल राइट्स तो चलो ठीक है, उनको चाहिए, नहीं मिली नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए मायने क्या रखता था, इकोनॉमिक राइट्स। उनका जो एक्सिस्टेंस था, उनकी जो खाना, जो उनकी क्या बोलते हैं जो जिस पे उनका घर चल रहा था वो था अपना मार्केट पे। तो उनकी जो मेन डिमांड थी ना वो यही थी, मार्केट को फ्री करो और ये रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, ठीक है। Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। Napoleon administrative measures had created out of countless small principalities of a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833. अब देखो जब नेपोलियन का टाइम आया ना, सबसे लास्ट जो यही था रूलर, उसके बाद तो बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप और मोनार्की खत्म हो गई थी फ्रांस में, ठीक है। तो नेपोलियन ने ना अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाया था। नेपोलियन ने सबसे पहले ये बात करी थी, नेपोलियन ने कहा कि ये जितने भी उस टाइम पे उसने 39 स्टेट्स बनाए थे, ठीक है, उसने 39 स्टेट्स बनाए थे, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा था ना, एक टेरिटरी है, ये दूसरी छोटी है, ये बड़ी है, ऐसे टेरिटरीज होती थी। उसने सबको एक लाया और कहा कि, और ऐसे स्टेट्स बनाए, जैसे इंडिया में स्टेट्स है ना, उसने भी ऐसे 39 स्टेट्स बनाए, ठीक है। फिर उसने एक यूनिफॉर्म वेट सिस्टम लाया कि सब जगह ना एक ही वो चलेगा। मैंने अभी पिछले वाले यूनिट पे आपको पढ़ाया ना कि उसने यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया कि हर जगह एक वेट सिस्टम चलेगा। अगर यहाँ पे 1 किलो चावल इतने का मिलता है तो कहीं और ये नहीं कि 2 किलो चावल इतने का मिल रहा है, सब जगह 1 किलो चावल इतने ही रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू नरगम्बेट टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% at each of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region has its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. बट जो मैंने आपको अभी सिस्टम बताया ना, वो नेपोलियन ने सिर्फ फ्रांस में कर रखा था। बट जैसे मैंने बताया ना कि अभी फर्स्ट यूनिट में बताया था कि हम जो नेपोलियन था उसने बाकी जो जैसे जर्मनी हो गया और जितने भी बाकी के स्टेट्स थे उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, तो उधर ना उसने टैक्स बढ़ा रखा था, ठीक है। उसने वहाँ पे टैक्स, फ्रांस में तो बहुत डेवलपमेंट कर रहा था, है ना, लेकिन बाकी जगह पे उसने टैक्स बढ़ा रखा था। तो अगर किसी को यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे एक जगह दूसरे एक तरह से दूसरी कंट्री में, दूसरी टेरिटरी में, और जहाँ से सामान लेकर जाना है तो उसको हैवी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। 11 कस्टम बैरियर से और 5% टैक्स देना पड़ता था। कस्टम ड्यूटी मतलब जो ऐसा टैक्स जो एक सामान को दूसरे गुड्स को ले जाने के लिए वो टैक्स देना पड़ता है। तो सब जगह इसको, अगर 11 कस्टम बैरियर्स है ना, तो मतलब उसको 11 बार टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। 11 बार टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5% का। तो वो तो जितने का सामान नहीं है उतना को टैक्स ही हो गया उसका, है ना। ड्यूटीज आर ऑफन लेवर्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज ईच। अब हर रीजन का ना अपना वेट्स और मेजर सिस्टम था, ठीक है। कि अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है एलए का। एलए मतलब इसमें कपड़े का एग्जांपल देखा कि 1 मीटर कपड़ा हम बोलते हैं ना, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 2 सेंटीमीटर, तो उसने इस मीटर को हटा के एलए लगा दो, ठीक है। ये उस टाइम फ्रांस की ये एक तरह की मेजरमेंट डिजिट थी, ठीक है, विच इन ईच रीजन शूट फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अब हर एक एलए हो सकता है कोई और लेंथ का हो, कि 1 मीटर कपड़ा यहाँ पे इतना मिल रहा है, बट 1 मीटर कपड़ा
एक LA कपड़ा यहाँ पे इतना मिल रहा है, तो डिफरेंस हो गया ना। जो अगर यहाँ से यहाँ देने जाएगा तो उसको तो घाटा ही हो गया एक तरह से, है ना। तो इसी बारे में बात कर रखी है कि इसमें अलग अलग जगहों के बारे में बता रखी है कि मेंस में 55.1 मिल रहा है, नुजनबर्ग में 65.6, कितना बड़ा डिफरेंस है ना। ऐसे तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो इन लोगों ने बात करी, किसने, मिडिल क्लास ने बात करी, ये सब हटाओ, हर जगह एक सिस्टम चलेगा। वो कैसे आएगा अब आगे इन्होंने बता रखा है। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory. Unified economic territory इसका मतलब क्या है कि देखो अभी एक टेरिटरी यहाँ पे है, उससे बड़ी यहाँ पे है, उधर ये है। ऐसे टेरिटरी थी ना मोनार्किकल सिस्टम में, कभी कभी वो कोई टेरिटरी इस पे कब्जा कर लेती थी, कोई इस पे कर लेती थी, ऐसे बड़ी छोटी ऐसी टेरिटरी थी। इन्होंने कहा हटाओ, अब एक बनेगी टेरिटरी, मतलब एक ऐसे एक यूनिफाइड टेरिटरी होगी, उसका सबका एक सिस्टम होगा, ठीक है, यूनिफाइड सिस्टम होगा कि एक वेट सिस्टम होगा, ठीक है, कि मतलब फिर अगर अब इधर से इधर ले जाना है तो अब एक ही टेरिटरी है ना और एक ही वेट सिस्टम है, तो उतना ही टैक्स लगेगा, है ना। अब अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, समझ आया। तो इन लोगों ने यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करी। अब इसमें एक पहल करी गई थी, किसने करी थी, प्रूशिया ने करी थी 1834 में। उसने एक कस्टम यूनियन बनाया था। अब जैसे सार्क है, वो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, ठीक है। सार्क में मतलब आते हैं साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, ऐसे करके सार्क हो गया, आसियान हो गया। तो ये सब ने ना सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या बोलते हैं कोऑपरेशन है, कि इसमें कुछ कंट्रीज आती हैं, वो आपस में कभी कभी इनकी वो होती है, जैसे अभी G20 की हो रही है ना, समिट होता है, तो इनका भी ऐसे समिट होता है। ये आपस में बात करते हैं कि इनके खुद के ना कुछ लॉज हैं, कि ट्रेड लॉज है, ट्रेडिंग लॉज है, कि अगर जो कंट्रीज इधर है ना, तो वो कहते हैं कि हम आपस में ट्रेड करेंगे कम दामों में। तो अगर आप इन क्या बोलते हैं इन कॉपरेशन का हिस्सा बन जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही ना प्रूशिया ने पहल करी इकोनॉमिक यूनियन बनाने की, कस्टम यूनियन बनाने की, जिसका नाम उसने बोला जोल्वरिन, ठीक है, जिसका नाम रखा जोल्वरिन। जैसे सार्क है, आसियान है, वैसी। तो ये प्रूशिया ने बनाया था, और जो बहुत सारे जो प्रूशिया है ना, वो जर्मनी के पास ही था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद वो जब वो बना ना, नेशन स्टेट बना, तो वो जर्मनी का ही हिस्सा बन गया, ठीक है। तो जर्मनी के बहुत सारे देशों ने ना, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अब ये ऐसे एक पूरा यूनियन बन गया। यहाँ पे कुछ जर्मन कंट्रीज़ है, या प्रूशिया, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो अब इनके बीच में एक इकोनॉमिक यूनियन बन गया। तो इन लोगों के ना कुछ लॉज थे, कुछ रूल्स थे। एक रूल ये था कि अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स मतलब कोई बैरियर नहीं होगा। तो मैंने बताया ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें 11 ट्रेड बैरियर्स थे। बैरियर जब आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कोई बैरियर नहीं होगा, जो इस यूनियन का हिस्सा बनेगा और इधर से उधर ट्रेड होगा उन स्टेट्स के बीच, उधर कोई बैरियर नहीं होगा, ठीक है। एंड रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। अब उन्होंने मतलब पहले 30 किसी चीज़ के मतलब 30 रुपीज़ ऐसे मान के 30 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब 2 रुपीज़ देना उस सामान के। तो कितना उन्होंने इतना अच्छा कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। उन्होंने अपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी लाया, कैसे रेलवेज का वो करा, क्योंकि अगर रेलवेज हो गई तो वही सामान ले जाने में कितना कम टाइम लगेगा, है ना। पहले चल के जाते थे, घोड़े पे जाते थे, ऐसे जाते थे, बुलेट कार्ड्स होती थी। अब इन्होंने रेलवे का वो डेवलपमेंट करा, ठीक है, कि अब इनको चल के नहीं जाना पड़ेगा और कम टाइम में बहुत सारा सामान चला जाएगा। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हुई तो अब इससे नेशनल यूनिफिकेशन भी होगा, क्योंकि अब ये सब एक हो गए ना, तो इससे इनके बीच में भाईचारा बढ़ेगा। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time। अब इससे इकोनॉमिक और मोस्टली जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था ना, उससे क्या बढ़ा, लोगों में भाईचारा बढ़ा, लोगों के अंदर और आया कि हाँ भाई इसको हटाओ, मोनार्की को हटाओ, ठीक है, और हम आपस में अगर काम करें ना, यूनिटी में काम करें तो हम बहुत अच्छा पॉस्पोरस कर सकते हैं। इन्होंने देखा ना, जैसे प्रूशिया ने बनाया, हैम्सबर्ग चुपचाप से बनाया होगा, तो कितना अच्छा बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे करके पूरा जो अभी आगे पढ़ेंगे कैसे पूरा यूरोप एक साथ यूनिफाइड हुआ और उन्होंने नेशनलिज्म की एक पहल उठाई और मोनार्की को ख़त्म करा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है। अब मैं सेकंड पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगी, जिसमें हम न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, और एक टॉपिक इसमें और है रेवोल्यूशनरीज क्या है, ठीक है। ये यूनिट फिर हम वहाँ ख़त्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।